हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है हम ये देखेंगे, और सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो कंसंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखेंगे। देखो, सॉल्यूशन जो है हमारा सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का, जिनकी अमाउंट को हम चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं पर एक लिमिट के अंदर। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस चाहिए जो आपस में केमिकली नॉन रिएक्टिव हों, जो रिएक्शन ना शो करें। और उन सब्सटेंसेस की अमाउंट अगर आप कम ज़्यादा कर दोगे तो भी हमारे सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के प्रोसेस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको सिंपल सा केस मैं आपको समझाता हूँ। सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर मैंने एक चम्मच जो है वो हमारा कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो मैंने एक पर्टिकुलरली सॉल्यूशन बना लिया है। वो सॉल्यूशन है मेरा सॉल्ट इन वाटर का। अब मैंने सॉल्यूशन जो है वो बनाया था एक चम्मच नमक डालकर, चाहे मैं उसमें 2 चम्मच नमक डालूं चाहे 3 चम्मच नमक डालूं, सॉल्यूशन मेरा फिर भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो अमाउंट जो होती है उसको मैं वेरी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स अमाउंट के अंदर ही सॉल्यूशन हमारा बनेगा। कोई भी सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जनरली कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं सोल्यूट और सोलवेंट। सॉल्यूशन बनाने के टाइम पे जो भी कंपोनेंट हम लेते हैं कम अमाउंट के अंदर, वो कंपोनेंट हमारा होता है सोल्यूट, और जो भी कंपोनेंट हम ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं वो कंपोनेंट हमारा होता है सोलवेंट। आप किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक सोलवेंट चूज करते हो, सोल्यूट आपके उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मैंने नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी बनाने के लिए मैंने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर मैंने एक चम्मच जो है वो चीनी डाली, थोड़ा सा काला नमक डाला, थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाला और थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर डाला। तो नींबू पानी एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए मैंने पानी को चूज किया एज ए सोलवेंट। सोलवेंट मेरे पास एक ही है, सिर्फ वाटर का। उसके अलावा जो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारे सोल्यूट हैं। मैंने इसमें बताया कि हमारे पास शुगर है, वो सोल्यूट की तरह प्रेजेंट है। जो काला नमक है, ब्लैक सॉल्ट है, वो भी सोल्यूट की तरह प्रेजेंट है। जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, वो भी सोल्यूट की तरह प्रेजेंट है। और जो हमारा लेमन जूस है वो भी सोल्यूट की तरह। इन सभी चीज़ों को मैं सोल्यूट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हमारे पानी के अंदर ऐड किए, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो था हमारा लेमनेड यानी कि हमारा नींबू पानी, वो तैयार हो गया। तो आप सॉल्यूशन के अंदर कितने मर्जी सॉल्यूट जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूट, एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो सोलवेंट होता है हमारा, वो आपने सिर्फ एक ही ऐड करना होता है। हमने इस चैप्टर में ऐसे सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है जिन सॉल्यूशंस के अंदर सिर्फ एक सोलवेंट प्रेजेंट होगा और एक सोल्यूट प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सिर्फ एक सोल्यूट और एक सोलवेंट प्रेजेंट होता है, उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। तो हमने इस चैप्टर के अंदर बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्कस करनी है। जब मैंने आपको सोल्यूट और सोलवेंट की डेफिनेशन दी थी, तब मैंने ये बोला था कि सोल्यूट हमारा वो होगा जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सोलवेंट हमारा वो होगा जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो ये कम अमाउंट और ज़्यादा अमाउंट जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सोल्यूट और सोलवेंट की, वो विथ रेफरेंस टू मास बोल रहा हूँ। हमारे एक सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में यानी कि कम मास वाला जो एलिमेंट होता है, कम मास वाला जो कंपोनेंट होता है, उसे हम जनरली सोल्यूट बोलते हैं, और जो ज़्यादा मास के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम जनरली सोलवेंट बोल देते हैं। तो ये हमारे पास हमारी डेफिनेशन थी बाइनरी सॉल्यूशंस की। इसके बाद जितने भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं उन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन हमें पता करनी है। कंसंट्रेशन हम बोल सकते हैं कि एक मेजरमेंट होता है कि हमने हमारे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो सोलवेंट के अंदर हमने कितना सोल्यूट जो है वो ऐड किया, सोल्यूट की कितनी अमाउंट जो है वो ऐड की, तो वो जनरली उसकी कंसंट्रेशन होती है। और कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो तरीके हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, ये समझाने के लिए हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस।
तो कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने का जो पहला तरीका है हमारे पास वो है परसेंटेज। और जब भी हम हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बाय परसेंटेज एक्सप्रेस करते हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ परसेंटेज बाय मास की। और परसेंटेज बाय मास के अंदर हमने सबसे पहले जो सोल्यूट लेना है वो सॉलिड लेना है और जो सोलवेंट होगा वो हमारा लिक्विड होगा। परसेंटेज बाय मास में हम जनरली ये बोलते हैं कि कितने ग्राम सोल्यूट हमने, सॉलिड सोल्यूट हमने हमारे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि हमारे पास 100 ग्राम जो है वो टोटल हमारे सॉल्यूशन का वेट है। उस 100 ग्राम में से कितने ग्राम सोल्यूट हमने जो है वहाँ पे ऐड किया हुआ है। सपोज करो मैंने यहाँ पे ये बोल दिया कि मैंने 30 ग्राम शुगर जो है वो ऐड किया है मेरे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन मैंने बनाया था शुगर और वाटर का, तो शुगर यहाँ पे सोल्यूट है और वाटर जो है वो यहाँ पे सोलवेंट है। सॉल्यूशन का वेट जो है वो 100 ग्राम आ रहा है, उसमें से 30 ग्राम जो है वो मेरी शुगर उसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब 70 ग्राम जो है वो वाटर है। तो यहाँ पे जो मैं वेट बता रहा हूँ 100 ग्राम वेट, वो मेरे सॉल्यूशन का वेट बता रहा हूँ। तो ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, परसेंटेज बाय मास को स्टडी करेंगे, तो उसमें हमें यही बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट हमने ऐड की हुई है हमारे 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में। इस परसेंटेज बाय मास को हम W/W% से भी रिप्रेजेंट जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम में हमने ये बोलना होता है कि जो भी हमारा सोल्यूट है उसके कितने ग्राम्स हमने 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन का मैंने टोटल वेट आपको नहीं बताया, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम मैंने आपको बताया जो कि 100 ml है। 100 ml सॉल्यूशन मेरा टोटल प्रिपेयर हुआ है। उस 100 ml सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए मैंने कितनी अमाउंट जो है मेरे सोल्यूट की ऐड की होगी, वो है मेरा परसेंटेज बाय वॉल्यूम का कंसेप्ट। इसको हम सिंबल की फॉर्म में W/V% से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी के अंदर हमारे पास एक और फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का। ये हमारा परसेंटेज बाय वॉल्यूम का ही पार्ट है। इसमें हमें ये बताना होता है कि हमने हमारी कितनी अमाउंट जो है सोल्यूट की ml के अंदर या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ली है, ताकि हम हमारा 100 ml का सॉल्यूशन जो है वो बना सकें। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज करो मैंने यहाँ पे दो लिक्विड जो है वो ले लिए हैं, लिक्विड A और लिक्विड B। दोनों लिक्विड्स में A जो है वो मेरा सोलवेंट है, B जो है वो सोल्यूट है। दोनों लिक्विड्स को मैंने ऐड करके जो टोटल वॉल्यूम निकाली है वो 100 ml निकाली है। उस 100 ml वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन के लिए कितने ml सोल्यूट B मैंने ऐड किया, तो जब मैं उन दोनों की रेशियो यहाँ पे लेके चलूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी परसेंटेज बाय वॉल्यूम फॉर सॉल्यूशन लिक्विड इन द लिक्विड। तो ये हमारे पास हमारा पहला क्राइटेरिया था कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने का। बाकी भी हमारे पास काफ़ी डेफिनेशंस हैं, तो उनके फॉर्मूले हम एक बार देख लेते हैं। सेकंड जो हमारे पास तरीका है, हमारा सेकंड तरीका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का है स्ट्रेंथ। और किसी भी सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जिस भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हम निकालना चाहते हैं उसके अंदर जो सोल्यूट प्रेजेंट है उस सोल्यूट का मास हम ले लेंगे ग्राम से और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो हम लेंगे ml के अंदर, लीटर्स के अंदर। तो जो भी हमने हमारे सोल्यूट की अमाउंट ली होगी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है वो हमारे पास है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के अंदर जनरली हमारे पास डेफिनेशन आती है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। हमने हमारे सोल्यूट के कितने मोल्स जो हैं वो डिसॉल्व किए हैं पर लीटर, यानी कि 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में, तो उससे हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी के लिए जो सिंबल हम देके चलते हैं वो सिंबल हमारा होता है कैपिटल M का, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो रेशो आ रही है वो मोल्स बाय वॉल्यूम की आ रही है, तो यूनिट हमारे बनते हैं मोल पर लीटर के। अगर मुझे मेरे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, वो भी ग्राम्स के अंदर। अगर मैं मेरे सोल्यूट का गिवन वेट उसको डिवाइड कर देता हूँ उसी के मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमें हमारे सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल जो है वो मिल जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो हमें लीटर में दी होगी, अगर लीटर में नहीं भी दी हुई है तो हम हमारी वैल्यू को 1000 से डिवाइड करके उस वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब दोनों का रेशो यहाँ पे ले लेंगे तो वो रेशो हमारे पास आ जाएगी मोलैरिटी।
अब मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो है वो पुट कर दिया कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन दोनों का रेशो जो है वो ले लेता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास होती है स्ट्रेंथ, तो उसकी जगह पे स्ट्रेंथ आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हमारा एज इट इज आ गया। तो मोलैरिटी को निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट्स। तो ये हमारे पास हमारा केस है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर एक और फॉर्म। मैंने मान लिया कि जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो W ग्राम है और ये हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है। तो उस केस में हमारे पास रेशो जो है वो क्या आ जाएगी, मोलैरिटी की वैल्यू आ गई है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम जो थी वो मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में थी, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो डिवाइड मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड्स कंसीडर कर रहा हूँ, तो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम मोलैरिटी टर्म यूज नहीं करते हैं, हम हमारी टर्म को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के लिए स्पेशल हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है फॉर्मेलिटी। जैसे मोलैरिटी को मैं कैपिटल M से डोनेट कर रहा था, वैसे ही फॉर्मेलिटी को मैं कैपिटल F से डोनेट करूंगा। और फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी कि जो हमारा सोल्यूट है उसका ग्राम फॉर्मूला मास यानी कि उसका आयनिक मास, और जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन की वो हमें लीटर्स में लेनी है। दोनों का सिंपली रेशो ले लेंगे तो हमारे पास फॉर्मेलिटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ आयनिक सब्सटेंसेस के लिए ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 0.2 मोलैरिटी का एक्वस सॉल्यूशन है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो सोडियम कार्बोनेट जो है वो हमारा डिसोसिएट होगा 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव के अंदर। तो उस डिसोसिएशन के रिगार्डिंग मेरे पास क्या सिचुएशन आएगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास Na2CO3 है जो कि डिसोसिएट होगा 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव में। तो Na2CO3 को डिसोसिएट करने पे मुझे दो मिलते हैं सोडियम आयंस और एक मिलता है कार्बोनेट आयन। इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो थी हमारे पास 0.2 मोलैरिटी। इसका मतलब सोडियम आयंस की हमारे पास कंसंट्रेशन हो जाएगी टोटल 0.4 मोलर और कार्बोनेट्स की हमारे पास रहेगी 0.2 मोलरी। तो ये हमारा कंसेप्ट रहता है सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी आयनिक सब्सटेंस की मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो तरीका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका है कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने का, और वो तरीका है हमारा नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मेलिटी को डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोला है, स्पेशली आप ध्यान दोगे। नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करते हैं रेशो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। हमें हमारे सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स लेने हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका रिलेशन थोड़ा थोड़ा नंबर ऑफ मोल्स जैसा ही है। जैसे मुझे किसी भी सोल्यूट के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो मैं करता हूं गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगर मुझे मेरे किसी भी सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में क्या डिफरेंस होता है, इक्विवेलेंट वेट में किसी भी सब्सटेंस का कैलकुलेट कर सकता हूं मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे सपोज करो मुझे H2SO4 एक सब्सटेंस जो है वो दे दिया जाता है, तो सबसे पहले मैं H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट काउंट करता हूँ। इसमें 2 हाइड्रोजन है जिनका वेट 1 होगा, 1 सल्फर है जिसका वेट 32 होगा और 4 ऑक्सीजन है जिसका वेट 16 होगा। तो मेरे पास इन सभी नंबर्स को ऐड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 98। तो 98 जो है वो हमारे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट है। लेकिन अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना चाहूँगा तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी। तो हमारा जो H2SO4 है ये हमारा डाई बेसिक एसिड है, तो डाई बेसिक एसिड के लिए वैलेंसी आएगी 2, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 49। और जब मैं इक्विवेलेंट वेट को लेके चलता हूँ उसको गिवन वेट के अमाउंट से डिवाइड करता हूँ
तब हमारे पास कैलकुलेट होते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, और ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो मुझे हेल्प करते हैं नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं सेम मोलैरिटी की तरह निकाल सकता हूँ। जैसे मोलैरिटी हमारे पास आई थी स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारे पास आएगा स्ट्रेंथ बाय इक्विवेलेंट मास। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने मोलैरिटी के केस में किया था, तो वो सेम रिजल्ट आएगा। नीचे फिर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बताया था, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया रफ पेज पे। इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका बताया, ये भी मैंने डिस्कस किया था रफ पेज पे। और उसके बाद जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास जो मेरा सोल्यूट है उसका वेट है W ग्राम और वो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, तो मेरे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट रहेगा नॉर्मेलिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास हमारा मेथड जो है वो आ जाएगा मोलैलिटी कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो पीछे हमने कंसेप्ट पढ़ा था वो मोलैरिटी था, दैट इज RITY, और ये मोलैरिटी है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोलैलिटी में जो खास बात हमारे पास आ गई है वो ये आ गई है कि हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन या मास ऑफ द सॉल्यूशन नहीं लेना है, हमने यहाँ पे मास ऑफ द सोलवेंट लेना है। तो हम जब रेशो लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट की, तो वो हमारे पास मोलैलिटी होती है, जिसके यूनिट्स हमारे पास आते हैं मोल पर kg। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीका है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, और जो भी हमारे सोलवेंट का वेट होता है वो हमें गिवन होगा। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके हम हमारे किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है वो है हमारे पास हमारा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम x से डिनोट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन को हम निकालते कैसे हैं इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास दो सब्सटेंसेस हैं A और B। जो पहला सब्सटेंस है उसकी मुझे W1 अमाउंट गिवन है, और जो दूसरा सब्सटेंस है उसकी मुझे W2 अमाउंट गिवन है। दोनों की अमाउंट जो है वो मुझे ग्राम्स के अंदर गिवन है। अब A का मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास A के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। B का मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता होगा, दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करने पे मेरे पास B के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो पहले मैंने A के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, बाद में मैंने B के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। अब यहाँ पे बात आती है मोल फ्रैक्शन की। सपोज करो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है मेरे A सब्सटेंस के लिए, तो किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको नाम से आइडिया हो गया होगा कि हमें हमारे नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करना है फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो अगर मैं A का मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, A का मोल फ्रैक्शन हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि Na प्लस NB। सिमिलरली अगर मुझे B का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ A एंड मोल्स ऑफ B। तो ये हमारे पास हमारी वैल्यू आ जाएगी मोल फ्रैक्शन के लिए। यहाँ पे मैंने दो ही कंपोनेंट लिए थे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। हमारे चैप्टर के अंदर हमें बाइनरी सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं, लेकिन कंपोनेंट्स जो हैं वो दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जितने मर्जी कंपोनेंट्स आ जाएं, आपको उतने ही कंपोनेंट्स जो हैं वो नीचे लेने होते हैं। नीचे वाले पार्ट के अंदर, डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर, आपको सारे जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो कंसीडर यहाँ पे करने होते हैं। और मेरे पास जैसे A की मोल फ्रैक्शन आ गई थी, B की मोल फ्रैक्शन आ गई थी, अगर मैं सभी मोल फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कर दूंगा तो उनका सम हमेशा 1 आएगा। ये रिजल्ट हमेशा हमेशा में याद रखना है। तो ये हमारे पास एक और कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका था। कंसंट्रेशन को हमने एक्सप्रेस किया मोल फ्रैक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट जो हमारे पास हमारा कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने का तरीका है, लास्ट तरीका, वो है हमारा पार्ट्स पर मिलियन का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ppm भी बोल देते हैं। ये वाला तरीका हम जनरली तभी यूज़ करते हैं जब सोल्यूट हमारा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सोलवेंट हमारा बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होता है। उस केस में हम ppm का तरीका जो है वो यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि ppm को हम डिफाइन करेंगे जो भी हमारा सोल्यूट होगा, उस सोल्यूट का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ये 10⁻⁶ हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम हमारी छोटी सी क्वांटिटी को मेज़र कर सकें।
तो ये जो हम क्वांटिटी यहाँ पे लगा रहे हैं, इसी के लिए हम यहाँ पे ppm यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने हमारी वैल्यू जो थी उसको हमने मिलियन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर दिया होता है। तो ये 10⁻⁶ जस्ट ppm को बताने के लिए, अदरवाइज हमारे पास सिंपल रेशियो है मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास हमारी लास्ट मेथड थी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की, जो थी हमारी पार्ट्स पर मिलियन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। ये जो है हमारे पास, इनको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। मतलब जो मोलैरिटी है, जो मोल फ्रैक्शन है, उससे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। क्योंकि मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के अंदर हमने कंसीडर किया होता है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, तो इसलिए हमारी वो जो वैल्यूज़ हैं वो गलत हो सकती हैं। लेकिन मोलैलिटी में, मोल फ्रैक्शन में हमने मासेस को कंपेयर किया होता है, और मासेस के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट जो होता है वो नहीं होता। इसलिए मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन जो होते हैं वो एक बेटर मेथड होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने का। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाएगा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशन। तो सपोज कीजिए मेरे पास एक सब्सटेंस था या एक सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है मेरे पास n1 और उस सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है वो मेरे पास v1 है। तो मैंने क्या किया, उसको फाइनल स्टेट में चेंज कर दिया, मतलब उसकी वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने मेरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम कर दी है v1 से v2, तो उसकी नॉर्मेलिटी भी चेंज हो जाएगी n1 से n2 सच दैट इनिशियल स्टेट में नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम, फाइनल स्टेट में नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये हमारे पास हमारी नॉर्मेलिटी इक्वेशन बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हमारी मोलैरिटी इक्वेशन। तो जैसे मैंने नॉर्मेलिटी के लिए बोला, सेम मैं मोलैरिटी के लिए बोलूँगा, दोनों की सेम वैल्यू है। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि पहले मैंने कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी की फॉर्म में कैलकुलेट की थी, अब जो मैंने कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया है वो मोलैरिटी की फॉर्म में कैलकुलेट की है। और इसी के अंदर हमारे पास अगर नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्लूड हो जाएं कि इनिशियल स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स n1 है और फाइनल स्टेट में नंबर ऑफ मोल्स n2 हैं, तो वो हमारी मोलैरिटी इक्वेशन या नॉर्मेलिटी इक्वेशन के डिवाइड में चले जाते हैं। तो ये हमारे पास हमारी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक और केस। सपोज कीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी v1 वॉल्यूम है और नॉर्मेलिटी है n1, और उसको मैंने किसी और सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर दिया जिसकी वॉल्यूम थी v2 और नॉर्मेलिटी थी n2। तो जब मैंने दो अलग अलग नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशंस को जिनकी वॉल्यूम भी अलग अलग थी उनको मिक्स कर दिया, तो जो मेरा नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकाल सकता हूँ और उसकी वॉल्यूम कितनी आएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए ये रिलेशन हमारे पास है। तो वॉल्यूम जो है वो तो सिंपली एड अप हो जाएंगी, और इस इक्वेशन को यूज़ करके फिर मैं n3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास हमारी कंसंट्रेशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका था। थैंक यू।